हाँ तो बच्चों, आज सबसे पहले टॉपिक रहेगा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। या इसको यूँ कह सकता हूँ कि अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई भी एक निकाय दिया हुआ है, उस निकाय के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार से की जाती है, उस पॉइंट पर आज हम सबसे पहले विचार करेंगे। तो पहला टॉपिक है सतत आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, या विद्युत क्षेत्र ही लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा कि जब हम ये मान के चलें कि कोई एक ऐसा निकाय अपने पास उपस्थित है जिसको विभिन्न प्रकार से अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है। कोई निकाय उपस्थित है जिसे अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है, तो उसके कुल विद्युत क्षेत्र को कैसे ज्ञात करेंगे, पॉइंट यहां से आता है। तो मैं यहां एक कल्पना करके चल रहा हूं कि ये एक कोई निकाय उपस्थित है। ये क्या है? कोई भी एक निकाय। इसके कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। निकाय किसी प्रकार का हो सकता है, एक वर्गाकार सतह हो सकती है, एक वर्गाकार भाग हो सकता है, एक घनाकार भाग हो सकता है, एक सिलेंडर हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी भाग अपन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक भाग हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। कुल विद्युत क्षेत्र तो किस प्रकार से आएगा? कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए जैसे हमने, मैं थोड़ा सा आपको कक्षा 11वीं में पहुंचाना चाहूंगा, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना। कक्षा 11वीं में एक टॉपिक पढ़ा था, तो वहां था लगभग 4 या 5 टॉपिक अपने निर्धारित किए गए थे कि यांत्रिकी में समस्याओं को हल कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दी गई समस्या होती थी उसका एक पूरा आरेख बनाते थे। क्या करते थे? दी गई समस्या का कंप्लीट एक आरेख लेते थे। आरेख लेने के बाद उसमें से किसी एक का चयन निकाय के रूप में करते थे। दी गई समस्या का आरेख बनाएंगे, उसमें से किसी एक का चयन निकाय के रूप में करेंगे। उस एक निकाय पर जितने भी बल आरोपित किए जाते हैं, जितने भी बल लग रहे होते हैं, जितने भी बल सवाल में दिए गए होते हैं, उन सबको लगाया जाता है और अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार से एक निकाय का मान ज्ञात हो जाता था। जिस प्रकार से एक का किया उसी प्रकार से 2 का, 3 का, 4 का, धीरे धीरे करके संपूर्ण जो समस्या दी जाती है उसको समाधान में ले आते थे, उसका समाधान कर देते थे। उसी प्रकार से यहां पर है, सेम उसी प्रकार से। उसी प्रकार से का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो हम एक आवेश वितरण करेंगे, आवेश मान लो इसको मैं दे देता हूं, ये कोई निकाय है, इसको आवेश दे दिया जाए क्यू आवेश, तो ये क्यू आवेश इसकी सतह पर क्या हो जाता है? एक समान रूप से फैल जाता है। कोई भी एक चालक निकाय है या चालक निकाय कैसा भी निकाय है, उसे आवेश दिया गया तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मान लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मान लेते हैं कि मैंने ये जो संपूर्ण निकाय लिया था जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, उसे छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ मान लिया। तो पहला स्टेप, निकाय को अल्पांश से निर्मित मानते हैं। निकाय को किससे निर्मित मानते हैं? अल्पांशों से निर्मित। यहां पर विभिन्न प्रकार के अल्पांश हो गए। अब संपूर्ण आवेश तो क्यों दिया गया है, लेकिन किसी एक अल्पांश पर जो आवेश है उसे अपन एक बिंदु आवेश मान सकते हैं। उसे हम क्या मान लेंगे? एक बिंदु आवेश। तो उस अल्पांश के आवेश को क्या ले लिया जाएगा? बिंदु आवेश। मान लो मुझे किसी पॉइंट पर या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो मैं यहां एक बिंदु आवेश ले चुका हूं, एक अल्पांश के आवेश को। इस अल्पांश के आवेश के कारण, यानी कि कौन से आवेश के कारण? अल्पांश के आवेश के कारण। और अल्पांश का आवेश कौन सा है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना उस पर निकाल लेंगे। तो यहां पर मान लेता हूं मैं dq आवेश है। कितना आवेश है? dq। r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। r दूरी पर बिंदु P पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो क्या करेंगे हम? dq आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का व्यंजक लगाएंगे। और वो व्यंजक क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये तो व्यंजक होता है। अब यहां पर क्या है देखो बेटा, के की जगह पे तो के हो गया, क्यू की जगह पे कितना लेके चल रहा हूं, डी क्यू, और बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये एक अल्पांश के कारण, किसके कारण, एक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब एक अल्पांश के कारण आगे संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, इसका अपन समाकलन। संपूर्ण के लिए कारण इसका क्या कर देंगे, संपूर्ण के लिए समाकलन कर देंगे। और लास्ट में, क्योंकि जैसे मैं कह के चल रहा हूं, आवेश को वितरित किया जाएगा। आवेश का वितरण सतत आवेश वितरण के द्वारा होता है। हो सकता है वो रेखीय आवेश वितरण हो सकता है वो क्षेत्रीय आवेश वितरण हो सकता है वो आयतन आवेश वितरण हो। तो यहां रेखीय आवेश वितरण होगा तो लैम्बडा काम में लिया जाएगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण होगा तो सिग्मा काम में लिया जाएगा, और आयतन आवेश वितरण होगा तो रो काम में लिया जाएगा। उनमें से कोई ना कोई राशि आएगी आवेश के स्थान पर। अंत में जाके आवेश वितरण के आधार पर आवेश का मान रख देंगे और कंप्लीट निकाय का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 या 5 स्टेप कौन कौन से हैं। नंबर 1, अल्पांशों से निर्मित मान। दिए गए निकाय को किससे निर्मित मानते हैं, अल्पांशों से निर्मित मानते हैं। कोई भी निकाय दिया जाएगा, उस निकाय को किससे निर्मित मानेंगे बेटा, अल्पांशों से निर्मित। अल्पांशों से निर्मित लिख देता हूं यहां पे, अल्पांशों से निर्मित। नंबर 2, आवेश वितरण के आधार पर। किसके आधार पर, आवेश वितरण के आधार पर दिए गए अल्पांशों पर आवेश को वितरित कर देंगे, आवेश का वितरण करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, आवेश का क्या करेंगे, वितरण। तो दूसरा लिख देता हूं यहां पे, पॉइंट बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, आवेश का वितरण करना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है बेटा, आवेश का वितरण करना है। थर्ड पॉइंट बनाओ, एक अल्पांश को निकाय के रूप में चुनते हैं और उस पर स्थित आवेश को बिंदु आवेश मानते हैं। तो अल्पांश के आवेश को बिंदु आवेश लिया जाता है। अल्पांश के आवेश को, किसको बेटा, अल्पांश के आवेश को क्या लेंगे, बिंदु आवेश। अल्पांश के आवेश को क्या लेंगे, बिंदु आवेश। आगे आएगा बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा पॉइंट हो गया, यहां लिख सकता हूं मैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान। तो बिंदु आवेश के कारण किसका मान निकाल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान। चौथा पॉइंट बनेगा, बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र आ गया उसके बाद क्या, एक अल्पांश का आ गया, संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं अपन, इसका समाकलन। तो पांचवा पॉइंट यहां पर बना सकता हूं, संपूर्ण के लिए, संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। यानी संपूर्ण का मान आ गया। अब आवेश वितरण के आधार पर, किसके आधार पर, आवेश वितरण के आधार पर आवेश का मान रख दिया जाएगा। तो छठवां पॉइंट है, आवेश वितरण का मान, आवेश वितरण से आवेश का मान रख देंगे, आवेश का मान रखा जाता है। आवेश वितरण के आधार पर किसका मान रखा जाता है, आवेश का। और इस प्रकार से कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाती है किसी भी निकाय के कारण। फिर से कह रहा हूं, निकाय अपने पास एक बेलन भी हो सकता है, एक सतह भी हो सकती है, चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की सतह हो सकती है, उसके कारण कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हो तो कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए यही स्टेप्स काम में लिए जाएंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले उसे छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मानते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मानते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अल्पांशों पर आवेश को वितरित मान लेते हैं या वितरित कर देते हैं। जितना भी आवेश है प्रत्येक अल्पांश पे आवेश रहेगा, उसका एक छोटा सा मान रहेगा, छोटा सा मान उसमें ले लेते हैं, ये आवेश वितरित हो गया। तो आवेश का वितरण कर देंगे। तीसरा, एक अल्पांश पर उपस्थित आवेश को बिंदु आवेश के भांति लेंगे। एक अल्पांश पर जो आवेश उपस्थित रहेगा उससे किसके भांति काम में लेंगे, बिंदु आवेश के भांति। तो तीसरा रहेगा बिंदु आवेश के भांति, काम में ले लिया। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन ने पढ़ रखा है।
बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ रखा है, क्या होता है KQ/r²। यहां पर कोई बिंदु उपस्थित है, यहां पर Q आवेश हो, इससे r दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है P। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है, क्या मान प्राप्त होता है इसका KQ/r²। तो KQ/r² से अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया अपने पास, आवेश बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो गया। अब संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन। ये हम बहुत दिन पहले से कक्षा 11वीं में खूब अच्छे से पढ़ के आते हैं। कभी भी किसी पद के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो संपूर्ण के कारण हमेशा क्या करते हैं, समाकलन। अगला पॉइंट आ रहा है, अब आवेश वितरण के आधार पर संपूर्ण के कारण समाकलन होते विद्युत क्षेत्र आ गया, क्योंकि उसमें या तो लैम्बडा आएगा या सिग्मा आएगा या रो आएगा, उनके मान आवेश वितरण के आधार पर रख दिए जाते हैं, तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो जाता है। ठीक बेटा, ये अपने स्टेप्स रहते हैं, इनके कारण या मान निकालते हैं। हाँ बेटा, इसी में आगे बुक में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, किताब में क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल। और उस न्यूमेरिकल को मैं एक किताब का टॉपिक भी कह सकता हूं, एक डेरिवेशन भी कह सकता हूं। न्यूमेरिकल ये है, मैं देख लेता हूं कि आर त्रिज्या की वलय है। क्या है बेटा, एक आर त्रिज्या की वलय। मैं कक्षा 11वीं में और आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वलय और एक होती है चकती। वलय और चकती के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना होता है। दोनों के कारण फिनोमिना या थॉट्स एक ही प्रकार के काम में लिए जाते हैं। और थॉट्स तो बेटा अभी आपको बताएं, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना में वो सभी के द्वारा एक ही प्रकार के रहते हैं। यह एक वलय मान सकता हूं, इसे क्या मान सकते हैं, एक वलय। यानी कि जो अपनी एक रिंग होती है, एक कड़ा होता है, वो क्या होती है, एक वलय। इस वलय के क्वेश्चन में यही है, आर त्रिज्या की एक वलय है। वलय के अक्ष पर, पॉइंट ये कहां पर बेटा, वलय के अक्ष पर, वलय के केंद्र ओ से, वलय के अक्ष पर वलय के केंद्र ओ से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वलय के केंद्र ओ से वलय के अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और प्राप्त परिणाम की, इसी में लिखा हुआ है, प्राप्त परिणाम की x ग्रेटर देन r से कंपैरिजन कीजिए, से तुलना कीजिए। तो वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्रोसीजर वही है, ये मैं एक वलय मान के चल रहा हूं और ये इसका क्या मान लिया जाएगा, अक्ष। इस प्रकार से ये वलय का अक्ष हो गया। अब इस वलय के अक्ष पर किसी भी पॉइंट पर, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां 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 कहीं पर भी, इस पूरी वलय में मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं कि ये इस प्रकार से उपस्थित है वलय और अक्ष। इस प्रकार से इस जगह पे कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, प्रोसीजर तो वही है, करना वही है। मैं यहां एक वलय की कल्पना करके चलूं, मैं यहां लिख देता हूं वलय के अक्ष पर। इस टॉपिक को होने को तो ये किताब में न्यूमेरिकल दे रखा है, लेकिन ये एक टॉपिक भी है, एक डेरिवेशन भी है। और अपने बुक में जो राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है, राजस्थान बोर्ड की किताब में इसके अगले वाला सवाल या न्यूमेरिकल जो दे रखा है, वो यहां विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होगा, उस सूत्र के द्वारा उसको हल किया जाता है, केवल मान रखना होता है। तो मैं इस टॉपिक को लिख देता हूं वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। किसके अक्ष पर बेटा, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसको है तो न्यूमेरिकल को मैं क्या बना रहा हूं, टॉपिक। मैंने टॉपिक बना दिया है वलय के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये अपना टॉपिक हो गया। अब वलय कैसे बने, अब बेटा वलय को हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, देखो ये मैं वलय मान के चल रहा हूं, इस वलय को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर इस प्रकार से रखा गया तो अक्ष आएगा यूं, इस प्रकार से वलय को रखा गया तो अक्ष कैसे आएगा, इस प्रकार से परपेंडिकुलर आएगा सतह के। और इस प्रकार से यदि अक्ष आ गया
तो हम प्रॉपर तरीके से उसके घटक वगैरह वियोजित नहीं कर पाएंगे, घटकों में नहीं बांट पाएंगे। तो हम वलय को सतह के समांतर ना मान के इस सतह के कैसे मानते हैं, लंबवत, कि वलय इस प्रकार से उपस्थित है। कैसे उपस्थित है, ये तो मान लिया सतह, ठीक है। इस वलय को ऐसे ना रख करके कैसे रखेंगे, ऐसे इस पे खड़ा रखेंगे यूं, तो सतह के कैसे हो गया, ये लंबवत हो गया। और सतह के लंबवत हो गया तो मैं वलय का चित्र इस प्रकार से बना देता हूं कि यह मान लिया अपन ने क्या है, एक वलय है। और न्यूमेरिकल में दे रहे हैं इस वलय की त्रिज्या कितनी है बेटा, 8। वलय की त्रिज्या कितनी है, 8। क्योंकि मैं न्यूमेरिकल को थ्योरेटिकल बना रहा हूं तो यहां एक 8 त्रिज्या ले ली। क्या ले लिया अपन ने, 8, ठीक बेटा। 8 त्रिज्या की वलय है। इसका केंद्र बिंदु मान लेता हूं कौन सा, O। इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर। कितनी दूरी पर ले लेते हैं बेटा, x दूरी पर। यह भी बुक में दे रखा है सवाल में। वलय 8 त्रिज्या की वलय के केंद्र से x दूरी पर कोई भी बिंदु स्थित है। यहां पर एक बिंदु स्थित मान लेंगे, कौन सा बिंदु मान लेते हैं, P। यहां पर कौन सा बिंदु मान लेंगे, P। x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यह सवाल है। तो हम क्या करते हैं, वलय को छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मान लेते हैं। एक अल्पांश मैंने ऊपर मान लिया और एक अल्पांश कहां मान लिया मैंने, नीचे। छोटे छोटे अल्पांशों में इसको टूटा हुआ मान लेते हैं। मैं 2 ही अल्पांशों की बात करके चल रहा हूं, क्योंकि 2 के कारण ही निकाल देंगे। तो एक अल्पांश ऊपर मान लिया, इस अल्पांश को मैं कह देता हूं A, और एक अल्पांश नीचे मान लेता हूं, इसको कह देता हूं B। एक अल्पांश ऊपर लिया, ऊपर वाले अल्पांश को क्या नाम दे दिया, A, और नीचे वाले अल्पांश को क्या नाम दे दिया, B। अल्पांश की जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उससे दूरी समान रहेगी। उससे दूरी कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो ये जो दूरी समान है इसको मैं मान लेता हूं कितना, A। याद रखना ये A का मान किताब के न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है। न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, 8 त्रिज्या की वलय है जिसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। x का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो r से तो इस प्राप्त मान की तुलना कीजिए, वो तो बाद का काम। तो पहले यहां तक का मैंने मान लिया, A मेरी तरफ से मान लेता हूं। अब मैं इस बिंदु को P बिंदु कह देता हूं। कौन सा बिंदु कह देता हूं, P। तो बेटा यहां पर आवेश, जो कंप्लीट वलय को आवेश दिया गया है, उस आवेश को तो कितना दिया जा रहा है, मान Q। वलय को Q आवेश दिया जा रहा है। अब Q आवेश दिया गया तो ये आवेश क्या हो जाएगा, वलय की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये आवेश क्या हो जाएगा बेटा, वलय की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब जब ये आवेश वलय की सतह पर एक समान रूप से फैल गया तो अल्पांश पर आवेश कितना रहेगा, संपूर्ण आवेश तो नहीं होगा। संपूर्ण आवेश, Q आवेश तो संपूर्ण सतह पे है, तो अल्पांश पर क्या आएगा, इसका छोटा सा मान। अल्पांश पर क्या आएगा, इसका छोटा सा मान। तो इसके छोटे से मान को, छोटे से भाग को अपन क्या कह देते हैं, अल्पांश पर कितना आवेश उपस्थित है, dq। अल्पांश पर कितना आवेश उपस्थित मान लिया, dq। ऐसे इस वाले अल्पांश पर भी कितना आवेश मान लेते हैं, dq। तो अल्पांशों पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो गई, dq। थ्योरेटिकली अगर इसमें कुछ लिखना पड़े तो लिख देंगे, माना जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो चीज लिखी जाएगी। माना 8 त्रिज्या की एक वलय है जिसके केंद्र O से x दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वलय को Q आवेश दिया जाता है तो वलय पर 2 अल्पांश A और B की कल्पना करते हैं जिन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, dq। जो अल्पांश हैं, अल्पांशों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या ले लेता हूं मैं, dq। अल्पांशों पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या ले लेते हैं, dq। तब पहले एक इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं, एक इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं। अगर वो दोनों समान दिशा में रहते हैं, अगर वो दोनों कैसी दिशा में रहते हैं, समान में या विपरीत दिशा में रहते हैं तो उनको जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग दिशा में रहेंगे, कैसी दिशा में रहेंगे, अलग अलग दिशा में रहेंगे, तो अपने को घटक वियोजित करने पड़ेंगे। ठीक बेटा, तो करते हैं। मैं लिख देता हूं A अल्पांश के कारण, इसके कारण A अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक अल्पांश के कारण, पहले अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है अपने पास, इसको मैं ले लेता हूं dE1। अल्पांश के कारण अल्प विद्युत क्षेत्र आएगा, अल्पांश के कारण कैसे आएगा, अल्प विद्युत क्षेत्र, और अल्प विद्युत क्षेत्र को क्या ले लिया जाता है, dE1। क्या ले लिया जाता है, dE1। तो dE1 बराबर देखो क्या आ गया, K की जगह पर तो K है, Q की जगह पे क्या है, dQ। K की जगह पे K है, लेकिन आवेश Q कुल जो मान लिया जाता है उसकी जगह पे कितना है, अल्प आवेश, और अल्प आवेश को क्या लिखा गया है, dQ। दूरी a अल्पांश से दूरी कितनी है, a, तो बटे में क्या आ गया बेटा, a स्क्वायर, बटे में क्या आ गया, a स्क्वायर। अब दिशा कहां रहेगी, मैं प्लस का आवेश मान के चल रहा हूं, और प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होती है, हमेशा बाहर की ओर। तो बाहर की ओर रहेगी, तो ये dE1 लिया गया, इसकी दिशा कहां होगी, ऐसे बाहर की ओर लिया गया है, तो dE1 की जो दिशा ली गई है, ये दिशा कहां ली जाएगी, बाहर। तो dE1 की दिशा बाहर ले ली, बाहर की दिशा क्या होगी, A से लेके P की ओर, तो इसको क्या लिख देते हैं, AP पे कैप। यदि इधर सदिश लगा दे तो इधर भी सदिश लगाना पड़ेगा। ठीक बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। सेकेंड पॉइंट, दूसरा कह रहा हूं, दूसरा अल्पांश कौन सा लिया, B। लिख देता हूं B अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। B अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, देखो वापस उसी प्रकार से अल्पांश पर आवेश कितना है, dQ, और अल्पांश की बिंदु से दूरी कितनी है, a। तो इसको क्या लिख देते हैं, dE2। क्या लिख देते बेटा, dE2 बराबर क्या आ गया अपने पास, K इंटू में dQ और बटे में क्या आ गया, a स्क्वायर। K इंटू में dQ और बटे में क्या आ गया, a स्क्वायर। दिशा कहां रहेगी, वापस से बिंदु की ओर, जहां पर आवेश है उस बिंदु से, जिस बिंदु पर निकाल रहे उस बिंदु की ओर, तो इसकी दिशा कहां होगी, BP की ओर, और BP की ओर दिशा रहेगी, तो इसको मान कैसे लिख देंगे, ऐसे। इसकी दिशा इस प्रकार से आ गई, तो यहां पर दिशा कहां हो जाएगी, BP के, पर इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1। अब देखो बेटा, यहां जो मान लेके चल रहे हैं, एक मान अपन ने लिया, वो तो कहां आ रहा है, AP की ओर, इस दिशा में AP कैप पे, और दूसरा मान कहां आ रहा है, BP कैप पे। दोनों की दिशा किसी ना किसी कोण पर बन रही है। अगर ये कोण पर ना होती, 0 डिग्री पर होती, समदिश होती, या फिर 180 डिग्री पर होती, विपरीत होती, तो इनको सीधे जोड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं जोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा, घटक बांटने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, घटक बांटने पड़ेंगे। तो घटक बांटने के लिए इसका मान क्या कह के चल रहा हूं मैं, dE1, और इसको क्या कह के चल रहा हूं, dE2। घटक बांटने के लिए पहले मैं इसके घटक मान लेता हूं, मान लो dE1 के। इन कोणों को थीटा ले लिया जाए, ये कोण थीटा, ये कोण भी क्या है, थीटा। तो dE1 के घटक ले, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिसके घटक बांटने होते हैं, चाहे वो बल हो, चाहे वो वेग हो, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उसके घटक बांटने हो, तो घटक बांटने के लिए जिस भौतिक राशि के घटक बांटने उसे हमेशा बीच में लेंगे, और 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं। जैसे इस भौतिक राशि के, कोई भी भौतिक राशि होती है, घटक लेने हो तो मैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लूंगा। एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक बेटा, इसका मेरे को घटक बांटना, और इसको मैं कुछ भी लिख देता हूं, मान लो इसको मैंने B लिख दिया, इस B के घटक बांट रहा हूं। तो किसी ना किसी एक रेखा के साथ कोण का निर्धारण करो। नीचे वाली भी हो सकती है, ऊपर वाली भी हो सकती है। नीचे वाली के साथ किया, इसके साथ कोण थीटा, तो ये घटक जो बनता है, ये क्षैतिज घटक होता है, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। कौन सा थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा घटक हो गया, ये कौन सा घटक हो जाता है, B कॉस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, B साइन थीटा। अब यदि मैं इस कोण को इसके बजाय ऊपर वाले के साथ ले लूं, तो ऊपर वाला घटक कौन सा हो जाएगा, B cos थीटा, नीचे वाला घटक कौन सा हो जाएगा, B sin थीटा। तो अब यहां पर मैं कह के चल रहा हूं, ये मान तो आ गया। अब मान आते ही या भाषा जो लिखनी पड़ेगी वो अपन आप समझ ही चुके होंगे। उससे पहले मैं घटक बांट रहा हूं, E1 के dE1 के घटक बांटू, तो इसको बीच में लेंगे, तो dE1 का एक घटक ये हो गया, एक घटक ये हो गया। देखो ये दोनों शीर्षमुख कोण है, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कोण वाला घटक है, तो इसको क्या कह देंगे, dE1 cos थीटा। और ये कौन सा घटक हो जाएगा,
DE1 साइन थीटा, एक हो गया DE1 cos थीटा और एक हो गया DE1 साइन थीटा। दूसरे वाले के घटक बांटते हैं E2 वाले के, तो इसी का ये कौन थीटा है तो ये कौन सा हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये कौन सा घटक हो गया अपने पास वापस से DE2 साइन थीटा। अब देखो कौन सा घटक परिमाण में समान आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से पता चल जाएगा। यहां जो भाषा उसको चलो बाद में देखेंगे, बाद में लिखेंगे। अभी यहां लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से। अगर मैं केवल एक वेक्टर लगेगा यहां पर, सॉरी वेक्टर नहीं लगाया 1 से और 2 से, दोनों इक्वेशन से इनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, परिमाण आ रहा है, परिमाण कैसा आ रहा है, एक समान। तो लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व किससे बेटा, 2 से। समीकरण 1 से तो 1 और 2 से क्या हो गया, DE1 का परिमाण बराबर DE2 का परिमाण, और बराबर इसी को मैं क्या लिख देता हूं DE, क्या लिख देता हूं DE, और इसका मान क्या आ गया बेटा कि DQ और बटे में क्या आ गया A का स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 3। घटक बांटना आपको आ चुका है तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये हमने हटा दिया। अब यहां पर भाषा लिखनी पड़ेगी, क्या भाषा लिखनी पड़ेगी, देखो एक बार, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, परपेंडिकुलर आ गया, दोनों एक दूसरे के वैल्यू जो DE1 और DE2 है वो समान हो गया, साइन थीटा समान हो गया, तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान हो गया और दिशा में कैसे हो गए विपरीत, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त। अब जो क्षैतिज घटक है ये दोनों की दिशा कैसी है, समान, लेकिन एक बात याद रखना, यहां घटक जुड़ेंगे नहीं। क्यों, ये मैं एक वलय लेके चल रहा हूं, ऊपर वाली उंगली जहां से पकड़ रखी है उसको एक अल्पांश मान लेता हूं, नीचे वाले को दूसरा अल्पांश मान लेता हूं, और ऐसे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे, इस जगह पे, इससे थोड़ा सा इसके अक्ष पे थोड़ा सा आगे हम कहीं ना मान निकालना चाहें, तो वलय तो एक ही है, ये वलय तो एक ही है ना, तो इसका एक अल्पांश ये ले लिया, एक अल्पांश ये ले लिया, दो अलग अलग मान नहीं है, आवेश एक ही है, अल्पांश के कारण है, तो यहां एक ही घटक काम में लिया जाता है परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए, ना कि दो घटक काम में लिए जाएंगे। जैसे मान लो एक आवेश Q1 होता, एक आवेश Q2 होता, एक आवेश माइनस का Q होता, एक आवेश प्लस का Q होता, तो यहां E1 और E2 दोनों जुड़कर के मान प्राप्त होता, लेकिन यहां संपूर्ण वलय पर केवल कितना आवेश है, Q, कितना आवेश है Q। मुझे इस Q आवेश के कारण निकालना है मान इस पॉइंट पर, यहां बिंदु P पर, तो एक अल्पांश के कारण निकालो और एक अल्पांश का क्या कर दो समाकलन, तो भी मान कंप्लीट आ जाएगा। चाहे ऊपर वाले का ले लो और चाहे नीचे वाले का ले लो, दोनों अल्पांशों के मान को नहीं लिया जाएगा, दोनों अल्पांशों के मान को नहीं लिया जाएगा। तो अब वही चीज यहां पे लिखनी है, क्या लिखना है कि पहले तो घटकों के बारे में लिख देते हैं कि वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, वही भाषा जो पहले अपन लिख चुके होते हैं, वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए इसे घटकों में वियोजित करना होता है। क्या करना होता है बेटा, घटकों में वियोजित करना होता है। यहां ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केवल किससे प्राप्त होता है, क्षैतिज घटक से प्राप्त होता है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान E का मान निकालना है, तो E का मान क्या आ गया बेटा, DE1 ले लो और चाहे DE2 ले लो, और मैंने दोनों को किसके बराबर लिया है, DE के बराबर, तो मैं यहां क्या लिख देता हूं DE, और इनटू में क्या आ जाएगा cos थीटा, और इसका क्या संपूर्ण के लिए मान लेके चल रहा है, इधर संपूर्ण लिखा है तो संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, इसका समाकलन, संपूर्ण के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन। अब इक्वेशन, अब बड़ा आसान काम है, समीकरण 3 से क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो E बराबर क्या आ गया बेटा, देखो K DQ बटे A स्क्वायर इंटू में cos थीटा, ठीक है, और अब यहां पे देखो K cos थीटा बटे A स्क्वायर, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, तो K cos थीटा बटे A स्क्वायर कांस्टेंट, और इधर क्या रह गया DQ, और DQ का समाकलन क्या हो जाता है Q। तो E का जो मान आ रहा है वो क्या आ गया,
के क्यू बटे ए स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा, के क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। यानी कि जो मान है वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब समस्याएं आ गई। समस्या क्या आ गई, न्यूमेरिकल में किसका मान नहीं दे रखा, ना तो ए का मान दिया हुआ है ना ही कॉस थीटा का मान दिया हुआ है। तो ए को और कॉस थीटा को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉस थीटा को हटाओ, तो त्रिभुज कौन सा ले लेते काम में, ए ओ पी, इस त्रिभुज को काम में ले लेते हैं। तो त्रिभुज ओ ए पी में सबसे पहले किसको हटा देते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। ये थीटा सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो आधार क्या आ रहा है, एक्स, और कर्ण क्या आ रहा है, ए। तो आधार की जगह पे क्या हो गया, एक्स, और कर्ण की जगह पे क्या हो गया, ए। तो cos थीटा का मान यहां रख देते हैं। cos थीटा का मान इक्वेशन में रख दो, ई बराबर के क्यू बटे ए स्क्वायर में cos थीटा की जगह क्या लिख दिया जाएगा, एक्स बटे ए। तो अब मान क्या आ गया, देखो ई बराबर क्या आ गया, के क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू में एक्स बटे ए, के क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू में एक्स बटे ए। यानी कि जो मान है वो क्या हो गया, देखो के क्यू एक्स बटे ए की घात कितनी आ गई, 3। के क्यू एक्स बटे ए की घात कितनी आ गई, 3। पहला काम हो गया, cos थीटा हटा दिया गया। अब देखो क्या रह गया, के है दे रखा था सवाल में, क्यू दे रखा सवाल में, एक्स दे रखा था, ए का मान नहीं दिया हुआ था। अब ए को हटाना है, तो ए को हटाने के लिए वापस से त्रिभुज ए ओ पी में या ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अपने पास ए का मान निकल जाएगा। तो त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या कहते चल रहा हूं यहां पे, ए। तो ए स्क्वायर बराबर आधार क्या हो गया, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 1/2। जो ए का मान निकालना था, क्यों निकालना था वो पता चल गया होगा, क्योंकि अपने को मान तो यहां आ गया, इसमें cos थीटा को और ए को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी, न्यूमेरिकल में कहीं पर भी cos थीटा का और ए का जिक्र नहीं किया है। यह तो हमने हमारी सुविधा के लिए लिया था, अपन ने अपनी सुविधा के लिए लिया था। इनको हटाओ, तो सबसे पहले cos थीटा को हटाया, cos थीटा का मान होता है x बटे, तो cos थीटा की जगह क्या लिख दिया गया, x बटे ए। अब अपने को क्या हटाना है, ए को, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा, ए का मान निकाल दिया। अब इस ए के मान को कहां रख दिया जाता है, यहां पर जो ई का मान आ रहा है, के क्यू एक्स बटे ए की घात 3, ए का मान क्या रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, ये लिख दिया जाएगा। तो लिखो भाई, तब ई का जो मान आ रहा है वो क्या आ गया, के क्यू एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात 3, तो ये रही, और 1/2 ये रही, कितनी हो जाएगी, 3/2। कितनी घात हो जाती है बेटा, 3/2। यह अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वलय के अक्ष पर, वलय के केंद्र से x दूरी पर प्राप्त हो जाता है। न्यूमेरिकल तो यहां तक हो गया, लेकिन अपने न्यूमेरिकल में एक लाइन और दे रखी है, क्या, यदि x का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्या, r से हो, तो अब ऐसी अवस्था में r को क्या, या आर स्क्वायर को क्या नगण्य मान के छोड़ा जाएगा। आर स्क्वायर क्या कर देंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे। r हो तो आर स्क्वायर को क्या मान करके, नगण्य मानकर छोड़ने पर, और छोड़ते ई बराबर क्या आगे देखो, के क्यू एक्स बटे, देखो बेटा एक्स स्क्वायर की घात 3/2, तो एक्स स्क्वायर घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स की घात कितनी बचेगी, 3, 3 से एक एक्स कट गया, तो ई बराबर क्या आ गया बेटा, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से वलय के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। फिर से बता दो बेटा, राजस्थान बोर्ड की किताब में यह एक क्या है, न्यूमेरिकल है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल ना होकर के एक टॉपिक भी है। तो फिर से जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो क्या दे रखा है और कैसे इसको हमने किया है वो हम यहां थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं वापस से। न्यूमेरिकल दे रखा है, एक आर त्रिज्या की पतली वलय है, क्या है बेटा, एक आर त्रिज्या की पतली वलय जिसे क्यू आवेश दिया जाए,
तो वलय के केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त कीजिए और प्राप्त परिणाम की x ग्रेटर देन r से तुलना कीजिए। तो हमने क्या किया, एक वलय ली, r त्रिज्या की, उसको q आवेश दिया, वलय के केंद्र O से x दूरी पर बिंदु किसको मान लिया अपन ने, P को। वलय पर दो अल्पांश लिए, एक अल्पांश ऊपर ले लिया A और एक अल्पांश नीचे ले लिया B। संपूर्ण आवेश जो वलय को दिया गया था वो कितना था, Q। तो अल्पांश पर आवेश कितना रह जाएगा, dq। तो अल्पांश पर आवेश कितना माना है, dq इधर है और dq इधर है। तो दोनों अल्पांशों के कारण अलग अलग रूप से हमने उस बिंदु पर जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, अलग अलग अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। तो A अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया और B अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात हो गया। चूंकि विद्युत क्षेत्र या आवेश जो है वो धनात्मक दिया जा रहा है, तो धनात्मक आवेश के कारण, कैसे आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां रहती है, बाहर की ओर। तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा को ऐसे लिख दिया dE1 और dE2, मान लिखा। अब मान लिखने के बाद में दोनों अपन ने कोण भी ले लिए, कोणों के अनुसार इनके क्या कर दिया, घटक बांट दिए, क्योंकि दिशा दोनों की समान नहीं है। कई बार आपको बता रखा है, कोई भी दो सदिश राशियां यदि एक दूसरे के समदिश हों या एक दूसरे के विपरीत हों तो उनको सीधा जोड़ा जा सकता है, अन्यथा उनके घटक वियोजित करने पड़ते हैं। तो हमने यहां घटक वियोजित किए। घटक के लिए अपन ने dE1 dE2 का मान समान आ गया। तो यहां घटक में देख रहे हैं अपन ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में कैसे हो रहे हैं, समान और दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त। और परिणामी का मान किसके कारण आता है, क्षैतिज घटक के कारण। लेकिन याद रखना, केवल एक क्षैतिज घटक के कारण आएगा, दो क्षैतिज घटकों के कारण अलग अलग रूप से प्राप्त नहीं होगा। एक क्षैतिज घटक के कारण, तो एक क्षैतिज घटक के कारण ये मान आ गया। अब इस मान में हमने लिया एक को, तो मैं इसको क्या लेता हूं, dE, तो मैं dE cos थीटा ले लेता हूं और dE cos थीटा में समीकरण 3 से मान रख दिया, मान रखते ये मान आ गया जो भी आना था। अब यहां पर समस्या आ गई हमारे पास दो। न्यूमेरिकल में सवाल में कहीं पर भी ना तो थीटा का जिक्र किया गया है, ना ही ए का जिक्र किया गया है। कहीं पर उनमें यह नहीं दिया गया कि वो कौन थीटा पर है, कौन ए दूरी पर है बिंदु। तो हमने ये तो हमारी सुविधा के लिए लेते हैं, तो थीटा को हटाने, यानी कि cos थीटा को हटाना और ए को हटाना है। तो सबसे पहले cos थीटा को हटाया, cos थीटा को हटाया, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहां से निकाला, आधार क्या होता है अपने पास x और कर्ण क्या होता है a, तो x बटे a आधार बटे कर्ण, या x cos थीटा की जगह पे ये मान रख दिया गया, क्योंकि ये मान किसका है, cos थीटा का। अब जो वैल्यू आगे वो आगे kqx बटे a की घात 3। अब मुझे किसको हटाना है, a को, तो a को हटाने के लिए क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाया बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते a का मान निकाला। अब ये a का मान कहां रख दिया गया है, यहां पर, a की घात 3, 3 घात यहां पर है और 1/2 घात यहां पर है। तो 3 घात और 1/2 घात, कुल घात कितनी हो जाती है, 3/2। कितनी घात हो जाती है बेटा, 3/2। तो मैं यहां घात को कितनी कर देता हूं, 3/2, ये कर दिया, ये मान प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें सवाल में आगे भी दे रहा है, जो आधे नंबर में जोड़ के देगा, तुलना कीजिए प्राप्त परिणाम की, जब x ग्रेटर देन r हो तो क्या मान प्राप्त होगा। तो अपन ने तुलना की, तुलना करते ही r को नगण्य मान करके छोड़ दिया गया। तो देखो ये क्या हो गया, इस प्रकार से x स्क्वायर की घात 3/2, 1/2 से 2 घात कट जाती है, कितनी घात बचती है, 3, 1x बच गया, क्या बच गया, x का स्क्वायर। इस प्रकार से बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखें और देखने के बाद एक बार रफ कॉपी में से करके देख लें आपसे सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कहीं गलती रहती है, फिर भी कहीं गलती रहती है, तो आप इसे दोबारा तैयार कर सकते हैं। ठीक बेटा, इस क्लास के लिए इतना काफी है, बचा हुआ बाद में।